सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स 2019 ग्रुप 2 का पास पेपर है। इस पेपर के सारे एमसीक्यूज शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट एमसीक्यू को स्टडी करने से पहले हम चैप्टर 7 के एक डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी ये है कि इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b इज इक्वल टू 0, देन a इज परपेंडिकुलर ऑन टू b। यानी अगर दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो जीरो डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू 2, -1 एंड 1। ये एक वेक्टर गिवन है, नीचे चार और वेक्टर्स गिवन है। उन चारों वेक्टर्स में से आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा वेक्टर है जो इस गिवन वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब याद रखिएगा वो वेक्टर जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है उस अननोन वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट इस गिवन वेक्टर 2, -1, 1 के साथ इक्वल टू 0 आएगी। अब आपने ये चेक करना है इस एमसीक्यू में इन चारों वेक्टर्स में से वो कौन सा ऐसा वेक्टर है जिसकी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी इसके साथ। यानी इस एमसीक्यू में बैक सॉल्व करेंगे हम। ऑप्शन ए को बैक सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो इस गिवन वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हम ले लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ। तो गिवन वेक्टर है 2, -1, 1। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं हम? फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 2 इंटू -1 -2 आ गया। फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। 6 इंटू -1 -6 आ जाएगा। और थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 8 1 जार 8 आ जाएगा। तो इनको आप सॉल्व करके देखोगे तो -2 और -6 ऐड होकर -8 हो जाएंगे और आगे +8। फिर ये दोनों कैंसिल होके 0 आ जाएंगे। तो इत्तेफाक की बात है कि ऑप्शन ए ने प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा ऑप्शन। लेकिन आप अपने कंसेप्ट को इंप्रूव करने के लिए और डॉट प्रोडक्ट के ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाने के लिए मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ट्राई करो इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लो आप गिवन वेक्टर के साथ, ये नॉन जीरो आएगी। इसी तरह ऑप्शन सी में भी डॉट प्रोडक्ट नॉन जीरो आएगी और ऑप्शन डी में भी डॉट प्रोडक्ट नॉन जीरो आएगी। सेकेंड एमसीक्यू देखो, आपको बताया गया था कि लिमिट का जब भी क्वेश्चन आएगा आपने गिवन लिमिट को x की जगह पे डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट करनी है और देखना है कि रिजल्टिंग फॉर्म कौन सी होगी। तो हम x की जगह जब गिवन लिमिट यानी 99 को पुट करेंगे रफ वर्क में तो देखते हैं इसकी रिजल्टिंग फॉर्म कैसी होगी। तो ये आपको नजर आ गया 100 - 99 इज इक्वल टू 1 और 10π/2 कैलकुलेटर से आप देख सकते हो इसकी वैल्यू आती है मैथ्स एरर यानी इन्फिनिटी आ जाएगी। ये आपने याद रखनी है। तो याद रखिएगा जब भी गिवन क्वेश्चन में लिमिट पुट करने से उसकी फॉर्म 1 पावर इन्फिनिटी वाली आ जाए तो उसका रिजल्ट आता है e पावर a के इक्वल। ऐसा कब होगा? e पावर a का आंसर सिर्फ कब आएगा, किस सिचुएशन में आएगा? जब लिमिट पुट करने से क्वेश्चन की फॉर्म 1 पावर इन्फिनिटी बनेगी। अगर 1 पावर इन्फिनिटी के अलावा कोई और डिफरेंट फॉर्म बन रही है तो फिर आप ये वाला आंसर यूज नहीं कर सकते हो। इसके लिए एक अलहदा से लेक्चर बनाया गया है, इस चैनल के ऊपर मौजूद है, जिसका नाम है इनडिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। उससे रिलेटेड जो लेक्चर है वो आप जरूर देखिएगा, वरना ये लिमिट के एमसीक्यूज आपसे कवर नहीं होंगे। अब ये ए कैसे बनता है, ये इस क्वेश्चन का जरा ट्रिकी पार्ट है। इसको देखो, ए को बनाने के लिए आपने क्या करना है। देखो इस गिवन फंक्शन की बेस क्या है, बेस के अंदर क्या है 100 - x। तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने बेस में से हमेशा -1 करना है। बेस में -1 करने के बाद जो ये रिजल्टिंग ब्रैकेट आएगी उसको डायरेक्ट पावर के साथ आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। देखो यहाँ पावर 10/π/2 थी और फिर जो गिवन लिमिट थी वही एज इट इज आप लिख दोगे, ये कोई नई बात नहीं है। x अप्रोचेस 99। ऐसा करने से आपके पास जो रिजल्ट आएगा दिस विल बी इक्वल टू a। आई रिपीट वंस मोर कि आपने बेस के अंदर से इस -1 को खुद से -1 करना है यहाँ पे और फिर जो रिजल्टिंग ये पूरी ब्रैकेट आएगी इसको आपने होल मल्टीप्लाइड बाई 10π/2 लिख देना है आपने। अब आप जरा देखो यहाँ पे दोबारा एक और प्रॉब्लम है। वो जो मैंने 6 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स की बात की थी उसके मुताबिक अगर आप देखो तो जरा एक और लाइन लिख लेते हैं फिर हम देखते हैं इसको। ये है लिमिट x अप्रोचेस 99, 100 - 1 विल बी 99 - x into 10π/2।
अब जरा इंपॉर्टेंट बात है, आपने हर स्टेप के बाद लिमिट के क्वेश्चन में डायरेक्ट लिमिट को पुट करके देखना होता है फॉर्म कौन सी बनती है। तो देखो अगर मैं x की जगह ये 99 पुट करूं इस जगह पे, तो 99 माइनस 99 विल बी 0, और आगे ये tan पाई बाई 2 मौजूद है, ये होती है इसकी वैल्यू इन्फिनिटी। तो जीरो क्रॉस इन्फिनिटी फॉर्म जो होती है, ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो आपने दो फॉर्म्स देख ली, एक ये और एक ये। इससे निजात हासिल करने के लिए हमें इस क्वांटिटी के ऊपर थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हम क्या करते हैं, इस tan को रिप्लेस कर देते हैं साइन और कॉस की रेशो के साथ, बाकी सब कुछ एज इट इज लिख दो। tan पाई बाई 2 का आंसर होता है साइन पाई बाई 2 ओवर कॉस पाई बाई 2। अब आप देखो, हम जानते हैं सिंस साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो ये न्यूमरेटर में साइन पाई बाई 2 की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा, और बाकी 99 माइनस एक्स और नीचे एज इट इज रहेगा कॉस पाई बाई 2। अब इस स्टेप पे मैंने बोला हर स्टेप पे वैल्यू चेक करना होती है। दोबारा जब आप इस एक्स की जगह 99 डालोगे तो ये आ जाएगी 0/0 फॉर्म, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो इससे भी निजात हासिल करने के दो तरीके होते हैं, हम लॉपिटल रूल यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉपिटल रूल, जब भी आपके पास 0/0 फॉर्म बन रही होती है या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही होती है, तो आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग डेरिवेटिव लिखना होता है, कोशेंट रूल इस्तेमाल किए बगैर। तो आप देखो यहाँ पे न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या बनता है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव बनता है 0-1, और डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है आपके पास, 0 आ रहा है। तो इसका अब लिमिट खत्म हो जाएगी क्योंकि वेरिएबल रिमूव हो चुका है। तो -1/0 बचा, याद रखिएगा -1/0 अप्रोचेज नेगेटिव इन्फिनिटी, तो यानी a की वैल्यू आ गई आपके पास इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी। अब इस ट्रिक के मुताबिक आपने इधर ऊपर a की जगह पे लिख देना है, इसकी वैल्यू डाल देनी है माइनस इन्फिनिटी। तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 1 के नीचे जाके e पावर प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी, और ये फिर अप्रोच करेगी e पावर इन्फिनिटी होती है इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी अप्रोच इज 0। तो इसका आंसर है करेक्ट ऑप्शन अल्फा ऑप्शन। ये थोड़ा सा लेंथी सोल्यूशन है इसका इसके अलावा कोई और शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। अगर आप दोनों साइड्स पे लॉगरिथम यूज करो, लॉगरिथम अप्लाई करो, तो ये से थोड़ा सा और लेंथी हो जाए। Which of the following represents domain of a real function? इसको सॉल्व करने के भी दो मेथड्स हैं और मैं दोनों डिस्कस करूंगा। एक मेथड है फर्स्ट, जो एज अ स्टूडेंट आपके लिए आसान रहेगा, बैक सॉल्व करना, और दूसरा जो है बाय डेफिनेशन ऑफ डोमेन फाइंड आउट करते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो बैक सॉल्विंग कैसे होती है, आप देखो ये जो डोमेन गिवन है, इसको जरा हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सामने शो कर देते हैं। जीरो यहाँ पे इंक्लूडेड है, याद दहानी के लिए सर्कल फिल कर दिया, और ये जा रहा है अप टू माइनस इन्फिनिटी। ये जो आपको डोमेन गिवन है, इसमें से कोई सी एक अपनी पसंद की वैल्यू आप निकाल के गिवन क्वेश्चन में पुट करो। फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए को ट्राई करने के लिए मैं वेरी फर्स्ट वैल्यू, यानी यहाँ से जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं ना, जीरो शामिल है, तो मैं जीरो पुट कर देता हूँ गिवन क्वेश्चन में, और देखता हूँ ऐसा करने से मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। याद रखिएगा, अगर ये वैल्यू पुट करने से मेरे पास वेल डिफाइंड आंसर आ गया, तो राइट ऑप्शन विल बी ए, यही इसकी डोमेन होगी। अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करने से आंसर अनडिफाइंड आ गया, तो ऑप्शन ए विल बी इनकरेक्ट ऑप्शन, और ऑप्शन ए इसका डोमेन नहीं होगा। अब आप देखो जरा, x की जगह आपने यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 0 लगाना है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस 0, और आगे मल्टीप्लाइड में नेचुरल लॉग ऑफ 0। याद रखिएगा नेचुरल लॉग ऑफ 0 इज अनडिफाइंड, यानी अगर आप कैलकुलेटर में लिखोगे नेचुरल लॉग ऑफ या लॉग ऑफ 0, तो वो मैथ्स एरर देगा। तो मैथ्स एरर को कहा जाता है अनडिफाइंड, तो मतलब ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट ऑप्शन, ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड ऑप्शन बीटा ऑप्शन को ट्राई करो, इसको ट्राई करते हैं हम। ये स्टार्ट हो रहे हैं 0 से और जा रहा है 1 तक, 1 चूंकि शामिल नहीं है तो मैंने अपनी याद दहानी के लिए सर्कल को फिल नहीं किया। इसकी कोई सी एक फर्स्ट वैल्यू डालो, बल्कि इसको ट्राई करने की जरूरत नहीं है, यहां से आपको नजर आ गया वो तमाम ऑप्शंस जिनके अंदर 0 मौजूद होगा, इस प्रॉब्लम की वजह से वो ऑप्शंस इनकरेक्ट होंगे। सिमिलरली बीटा ऑप्शन को ट्राई करने के लिए यहां से जब आप 0 पुट करोगे, सेम प्रॉब्लम आएगी आपके पास। सो बीटा ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट फॉर द सेम रीजन एज अर्लियर। अब चार्ली ऑप्शन को हम ट्राई करते हैं। चार्ली ऑप्शन कहां से कहां तक है, ये 0 से शुरू होके जा रहा है 1 तक, तो याद दहानी के लिए हम 1 शामिल है, तो यहाँ क्लोज सर्कल को हम फिल कर देते हैं। अब इसमें से आप कोई सी अपनी पसंद की वैल्यू डालो और देखो कि आपके पास आंसर फाइनाइट आता है या नहीं आता। तो पहली वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 1 ही हम डाल देते हैं, तो देखते हैं क्या आंसर आता है।
स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 एंड नेचुरल लॉग ऑफ 1, स्क्वायर रूट के नीचे 1 माइनस 1 जीरो हुआ, नेचुरल लॉग ऑफ 1 जीरो होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, तो 0 क्रॉस 0 0 आ गया। ये एक फाइनाइट आंसर है, वेल डिफाइंड आंसर है, ठीक है। देयरफॉर यहां से पता चला चार्ली ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए हम डेल्टा ऑप्शन को भी प्रूव कर देते हैं कि वो गलत है। इसमें से कोई एक अपनी पसंद की वैल्यू आप उठाओ। फॉर एग्जाम्पल हम x अगर 2 पुट कर दें फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये 0 से प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो 2 इधर कहीं पे आएगा आगे जाके, हम 2 पुट करके देखते हैं जरा। तो 2 पुट जब हमने पुट किया तो हमारे पास ये सिचुएशन बनी 1 माइनस 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2, स्क्वायर रूट के नीचे आ गया -1, नेचुरल लॉग ऑफ 2 का 0 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। ये एक फाइनाइट आंसर है, लेकिन ये जो है अनडिफाइंड है। ये क्या है? ये अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड इस चैप्टर में, इस पूरी बुक में जो है, आप देख लो, जब भी वो नंबर जो कैलकुलेटर में लिखने से मैथ एरर आएगा, उस नंबर को हम अनडिफाइंड कंसिडर कर लेंगे। ओके, तो अनडिफाइंड वाला केस तो अलाउ नहीं होता। तो ये ऐसी डोमेन है जो प्रॉब्लम और मैथ्स एरर प्रोड्यूस कर रही है। सो डेल्टा ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 4, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है, ये सारे का सारा डिपेंड कर रहा है cos x के ऊपर। देखो 7 एक कांस्टेंट फिक्स नंबर है। 7 किसी भी सिचुएशन में आप चले जाओ, टेम्परेचर को इंक्रीज कर लो या डिक्रीज कर लो, जो नंबर 7 होता है वो चेंज नहीं होता। इसी तरह 5 इज ऑलवेज इक्वल टू 5, ये एक फिक्स कांस्टेंट नंबर है। तो ये वो क्वांटिटी है जो वेरी करती है। और याद रखिएगा एज ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, आपको cos x की रेंज याद होनी चाहिए। इसकी रेंज होती है -1 से लेके +1 तक, और ये एंड पॉइंट्स दोनों इंक्लूडेड होते हैं। अब आप देखो, अगर हम cos x की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो इस पूरी क्वांटिटी की एक्सप्रेशन की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर हम cos x की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो यानी जब cos x की वैल्यू मैक्सिमम होगी तब मैक्सिमम आंसर आएगा हमारे पास। इस cos x की मैक्सिमम वैल्यू है +1। तो आप देखो जरा, cos x की जगह आप लिखो पुट cos x इक्वल टू 1, cos x की जगह 1 डालो और देखो रिजल्टिंग वैल्यू क्या आएगी। 7 माइनस 5 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2, दैट इज इक्वल टू 2। सो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट आपको गिवन है, आगे कुछ इंफॉर्मेशन भी गिवन है, इसको हम यूटिलाइज करेंगे आगे। और आपसे पूछा गया है कि f प्राइम ऑफ पाई बाई 2 किसके इक्वल होगा। यानी यहां से पता चला हमने गिवन फंक्शन f का डेरिवेटिव निकालना है। तो आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, u डॉट v किसके इक्वल होता है। फर्स्ट फंक्शन हम लिखते हैं एज इट इज, उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं सेकंड फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ, फिर हम सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं और फर्स्ट फंक्शन यानी साइन x के डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, वो होता है cos x। फिर आप जरा गौर करो यहां पर कि आपसे पूछा गया है f के डेरिवेटिव की वैल्यू एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो पता चला कि अब आप लोगों ने यहाँ x को रिप्लेस करना है पाई बाई 2 के साथ। अब जिन जिन जगहों पे हमें x दिखाई देगा वहां वहां x को रिमूव करके हम पाई बाई 2 लिखेंगे। तो ये बनेगा f प्राइम ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2, फिर g प्राइम पाई बाई 2 प्लस g ऑफ पाई बाई 2, और आखिर में cos पाई बाई 2। देखो cos पाई बाई 2 होता है इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 होती है, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये सारी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। यहां से sin पाई बाई 2 होता है इक्वल टू 1, और ये जो g प्राइम ऑफ पाई बाई 2 है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है नेचुरल लॉग ऑफ e, और ये मैंने बताया था कि आपको सारी क्वांटिटी 0 हो जाती है। इसको आप सॉल्व कर लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा इक्वल टू 1, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ e 1 के बराबर होता है, तो 1 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 1। चार्ली ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 6 को स्टडी करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि साइन हाइपरबोलिक इस किस्म के 6 फार्मूले होते हैं, इनको याद करने के लिए जो शॉर्टकट ट्रिक होती है उसके रिलेटेड एक वीडियो लेक्चर गिवन है, वो आप जरूर देखिएगा। यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि फार्मूला क्या होता है। याद रखिएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल होता है दिस फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर में जो गिवन एंगल होगा उसका डेरिवेटिव लिखेंगे, और नीचे स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके मुताबिक इस फॉर्मूले को जरा हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो हम लिखते हैं डी वाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बाई 2 इज इक्वल टू, न्यूमिनेटर में एंगल का डेरिवेटिव आएगा, एंगल है x बाई 2, इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 1 बाई 2, और नीचे स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस एंगल का होल स्क्वायर। आप देखो ये 2 ऊपर से नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर के साथ,
और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर हम एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम बनेगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 4। अब नेक्स्ट स्टेप में जरा आप देखो, यहां गौर करो कि ये जो 4 है इसका स्क्वायर रूट 2 बाहर निकल आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इस 4 का स्क्वायर रूट लोगे ना तो ये बाहर निकल के 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से आपके पास फाइनल रिजल्ट ये आएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर। सो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इसको पहले यहां से जरा मैं मिटा लेता हूं स्टेटमेंट ताकि क्लियरली आप रीड कर सको। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ये आपको एक इक्वेशन गिवन है और नीचे 4 फंक्शंस गिवन है, ऑप्शन ए में, बी में, सी में एंड डी में। आपने आइडेंटिफाई करना है इन 4 ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है जो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी वो कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव और जिस फंक्शन का नेगेटिव ये दोनों इक्वल है। तो ये आपने आइडेंटिफाई करना है। पहले मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन है बीटा ऑप्शन। तो आप देखो, अगर हम इसको सपोज करें कि f ऑफ x इज इक्वल टू e पावर 1 माइनस एक्स, तो डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? पावर के डेरिवेटिव को एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मल्टीप्लाई करवाते हैं और बेस का नेचुरल लॉगरिथम भी मल्टीप्लाई होता है। आई रिपीट, पावर का डेरिवेटिव आता है, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन पूरे का पूरा खुद आ जाता है और बेस का नेचुरल लॉगरिथम आता है और इन तीनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब आप देखो यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ ई इक्वल टू 1 होता है, तो ये बन जाएगा माइनस ई पावर 1 माइनस एक्स। लेकिन इसकी नोटेशन शुरू में हमने क्या सपोज की थी? इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब आप देख लो ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया, यानी उसका डेरिवेटिव और फंक्शन का नेगेटिव इक्वल है। आप देख लो बाकी तीनों ऑप्शंस में जो भी फंक्शंस है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए में आप इसको रिप्रेजेंट करवा दो एफ ऑफ एक्स के साथ, आप इसका डेरिवेटिव निकालो, ठीक है, फिर आप गिवन फंक्शन को मल्टीप्लाई करवा दो माइनस के साथ, देख लेना दोनों आंसर्स डिफरेंट आएंगे। इसी तरह सी और डी ऑप्शंस भी इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं। ये एक आपको डेफिनाइट इंटीग्रल गिवन है, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ा स्मार्ट वे में ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ई के ऊपर जो फंक्शन है tan x, एग्जैक्टली हूबहू उसका डेरिवेटिव सीकेंट एक्स स्क्वायर नीचे मौजूद है। तो जब ऐसा हो कि एक फंक्शन भी अवेलेबल हो, उसका साथ डेरिवेटिव भी किसी ना किसी शक्ल में मौजूद हो, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लेट कर देते हैं, हम सपोज करते हैं लेट tan x इज इक्वल टू y। जब आप क्वेश्चन का वेरिएबल चेंज करते हो x से y की जानिब, तो इन दोनों अपर और लोअर लिमिट्स को भी चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो जब x आपके पास लोअर लिमिट में 0 था तो y क्या होगा? y इक्वल्स टू, इस जगह 0 डाल के चेक कर लो, tan 0 विच इज 0। तो जब x 0 है तो y भी 0 होगा। और अगर x जो है वो आपके पास पाई बाय 4 है अपर लिमिट, तो y कितनी होगी? पुट करके हम चेक कर लेते हैं, tan में पाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 1। तो जब x वेरिएबल था तो जो आपके पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन थी वो 0 से लेके पाई बाय 4 तक थी। अब आपने वेरिएबल चेंज किया y में, तो अब लिमिट होगी 0 से लेकर 1 तक। इसको फिर हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, tan x का डेरिवेटिव बनता है सीकेंट स्क्वायर x dx और y का हो जाएगा dy। अब ये सारी वैल्यूज हम अपने क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। देखो मैं जरा यहां पे लिखता हूं, क्वेश्चन था 0 टू पाई बाय 4 e पावर tan x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। इन दोनों को ब्रैकेट लगा के मैंने कवर कर दिया। अब आप देखो लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 1 तक, e के ऊपर tan की जगह पे हम y लिख देंगे, e पावर y, और ये सारे की जगह पे आप देखो ये dy आ जाएगा यहां से। अब क्वेश्चन हमारा चेंज हो चुका है फ्रॉम x इंटू वाई। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट करने का क्या तरीका होता है? जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव जो कि 1 बन रहा है अगर वो पीछे अवेलेबल हो, तो इसका इंटीग्रल इटसेल्फ ई पावर y के इक्वल आ जाता है और इसके ऊपर लिमिट भी लगा दो आप। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगी, सबसे पहले 1 पुट होगा y की जगह पे, माइनस ई पावर 0 आ जाएगी। तो ये बनेगा ई पावर 1 वो आपके पास e बनता है और माइनस ई पावर 0 आपके पास इक्वल टू 1 होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा, अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सेम लॉजिक है कि नीचे जो सा आपके पास
एक्सप्रेशन मौजूद है e पावर x प्लस 3, उसका डेरिवेटिव बनता है e प्लस e पावर x, वो ऊपर अवेलेबल है। तो जिसका डेरिवेटिव होता है उस बेस को हम सपोज कर देते हैं इक्वल टू y। तो इसी तरह लाइक प्रीवियस क्वेश्चन हम लेट करते हैं e पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू y। तो आपने इसका डेरिवेटिव भी लेना होता है और लिमिट्स भी चेंज करनी होती हैं। डेरिवेटिव लोगे तो ये बनेगा e पावर x प्लस 0 इंटू dx इज इक्वल टू dy। तो यहाँ से फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, e पावर x dx इक्वल्स dy। एक ये सब्सटीट्यूशन हम करेंगे, दूसरा हमने लिमिट चेंज करनी है। जब आपके पास लोअर लिमिट ex जो है वो माइनस इन्फिनिटी थी, तो y क्या होगी, y इज इक्वल टू माइनस, y इज इक्वल टू x है ना, तो ऊपर x की जगह माइनस इन्फिनिटी लगाओ आप, तो ये नीचे आके e पावर प्लस इन्फिनिटी, e पावर प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो जीरो। अब लोअर लिमिट जीरो आ जाएगी और अपर लिमिट निकालने के लिए x आपको गिवन था इस क्वेश्चन में जीरो। तो हम देखते हैं जब x जीरो होगा तो इस जगह जीरो पुट करने से क्या वैल्यू आती है, 1 आती है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी लिमिट चेंज हो चुकी है फ्रॉम जीरो इंटू 1, और नीचे आप देखो जरा, इसकी जगह पे आपके पास आ जाएगा y, और न्यूमरेटर में आपके पास ex और dx यहां से इक्वल है dy के। अब ये फॉर्म बन गई है क्वेश्चन की। आप जानते हो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y पावर -1, इसकी पावर ऊपर जाके -1 हो जाती है। अब आप देखो जब भी नेगेटिव पावर -1 पावर के नीचे जो बेस हो y, उसका डेरिवेटिव पीछे मौजूद हो जो कि 1 बन रहा है, तो वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ बेस यानी y, और साथ इसके लिमिट आ जाएगी फ्रॉम 0 टू 1। तो अब आपने लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट अप्लाई कैसे होती है, सबसे पहले अपर लिमिट बड़ा नंबर डाला जाता है, माइनस जो है इसमें छोटा नंबर डाला जाता है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 0। तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 आपके पास 0 होता है और ये आपके पास अनडिफाइंड होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू 5। अब लेफ्ट हैंड साइड पर हमने इसको इंटीग्रेट करना है। ये जो साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, अगर आपके पास दो फंक्शंस आ जाएं तो ये अलग-अलग दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। इसको हम स्प्लिट कर देते हैं, इंटीग्रेशन साइन को दोनों के ऊपर अलग-अलग लिख देते हैं। अब इसको हम स्प्लिट करेंगे, इसको हम इसके साथ भी लिखेंगे, सेकंड टर्म के साथ भी लिखेंगे और इसको हम थर्ड टर्म के साथ भी लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म के साथ जब आप लिखोगे तो ये बनेगा -1 टू 0 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। फिर ये सेकंड टर्म के साथ आ जाएगा -1 इंटू 0 2x dx, और ये लास्ट टर्म यानी k के साथ भी आ जाएगा -1 टू 0 k dx इज इक्वल टू 5। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपके पास, ये जो कांस्टेंट होता है इसको इंटीग्रेशन से हम बाहर निकालेंगे, इस 2 को इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे और इसके कांस्टेंट को भी इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं। तो ये बन जाएगा -1 टू 0 x स्क्वायर dx, और ये 2 बाहर आ जाएगा -1 टू 0 x dx, और ये k भी बाहर आ जाएगा -1 टू 0 dx इज इक्वल टू 5। अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहाँ पावर रूल लग जाएगा, वो आप लोग जानते होंगे। इसका आंसर आता है x क्यूब बाई 3, और ये लिमिट आ जाएगी सॉरी -1 टू 0 प्लस इसकी इंटीग्रेशन होगी x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसकी लिमिट आ जाएगी -1 टू 0 और प्लस के आगे x और लिमिट -1 टू 0 इक्वल टू 5। ये 3 इसके साथ कैंसिल है। अब मैं लिमिट भी अप्लाई कर रहा हूँ, 0 क्यूब फिर -1 का क्यूब, ये फर्स्ट टर्म के ऊपर लिमिट अप्लाई होगी, प्लस ये कैंसिल, x स्क्वायर के ऊपर भी डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ मैं, 0 का स्क्वायर फिर -1 का स्क्वायर, ये सेकंड टर्म के ऊपर लिमिट अप्लाई हो गई, और आखिर में लास्ट टर्म के ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे तो यू विल गेट 0 माइनस इंटू -1 इज इक्वल टू 5। बस इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। -1 का क्यूब -1 होता है, वो इस -1 से मिलके +1 हो जाएगा, फिर ये -1 का स्क्वायर +1 और इस माइनस की वजह से -1 आ जाएगा, और आप देखो जरा यहाँ पे ये माइनस इंटू माइनस प्लस के हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 5। सो क्या आंसर बना, ये आपके पास बन जाता है k इज इक्वल टू 5। सो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू, इसको पहले हम रेज कर लेते हैं जो कुछ लिखा।
Which of the following represents equation of a line passing through the given point and having slope undefined? देखो आपको जो पॉइंट गिवन है हम लिख लेते हैं उसको स्टैंडर्ड नोटेशन में x1 y1 इज इक्वल टू -8,5 और आपको जो स्लोप गिवन है वो अनडिफाइंड है इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा पॉइंट स्लोप फॉर्म का, y-1 इक्वल्स स्लोप टाइम्स x माइनस x1। अब y1 आपके पास इक्वल टू 5 है, स्लोप इन्फिनिटी है, x माइनस x1 इज -8। आप देखो जरा y माइनस 5, इस इन्फिनिटी को हम लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाई 0, तो ये माइनस इंटू माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 इन सब से मल्टीप्लाई होके इनको 0 कर देगा, तो रिजल्टिंग इक्वेशन इज x plus 8 equals to 0. Alpha option is the correct option. Which of the following lines passes through these points? ये दो पॉइंट्स आपको गिवन है और आपसे पूछा गया है कि वो कौन सी लाइन है जो यहां से पास करेगी, उसकी इक्वेशन आपने बतानी है बेसिकली। तो आप देखो जरा, इसको इस्तेमाल करने के लिए आपने 2 पॉइंट फॉर्म यूज करनी है। आपने क्या यूज करनी है? आपने 2 पॉइंट फॉर्म यूज करनी है। 2 पॉइंट फॉर्म में आपको बता देता हूं, अगर एक पॉइंट ये है x1, y1 और सेकंड पॉइंट ये है x2, y2, तो ये जो लाइन यहां से गुजरती है इसकी इक्वेशन बनाने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, y माइनस y1 या y2 भी आ सकता है, और फिर स्लोप और x माइनस x1। यहाँ पे अगर y1 आया तो x1 आएगा और अगर y2 लोगे तो यहाँ पे x2 आएगा। ठीक है, ये सब स्क्रिप्ट सेम होने चाहिए। अब स्लोप की प्रॉब्लम है तो स्लोप हम निकाल लेंगे यहाँ से। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 आप ले लो -4 को, y1 आप ले लो 1 को, और नीचे डिनोमिनेटर में x2 आप ले लो 6 को और x1 -2 को। तो 6 माइनस -2, ऊपर आ गया -5, नीचे 6 प्लस 2 हो जाएगा 8। तो दिस इज द स्लोप। अब हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, y1 हम ले लेते हैं 1 को, स्लोप आ गई -5/8 और x माइनस x1 इज -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8y माइनस 8 बन जाएगा, और -5 इंटू एक्स -5x, और ये माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस 2 इंटू -5 हो जाएगा -10। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं हम, तो ये -5x लेफ्ट हैंड साइड पे आके +5x होगा, आगे 8y है, -8 और 10 जो है लेफ्ट साइड पे आके +10 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5x प्लस 8y प्लस 2। Charlie option is the correct option. For what value of p this line is perpendicular onto this line? ये दो लाइनें p की कौन सी वैल्यू के लिए परपेंडिकुलर होंगी? तो आपने सीखा है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो चैप्टर 4 में आपने सीखा था कि उनकी स्लोप्स की प्रोडक्ट्स -1 के इक्वल आती हैं। यानी अगर इस लाइन की जो स्लोप है उसको m1 से रिप्रेजेंट करूं और सेकंड लाइन की स्लोप को m2 से रिप्रेजेंट करूं, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस इज इक्वल टू -1। m1 कैसे निकालोगे? फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। तो x का कोएफिशिएंट 3 है, y का कोएफिशिएंट 6 है, तो ये बनेगा -3 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज एक्चुअली -1/2। यहाँ पे भी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ 3, तो ये बन जाएगा -p/3। यहाँ पे m1 की जगह -1/2 डाल देते हैं, m2 की जगह -p/3 डाल देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, p1 जार p और नीचे 3 2 जार 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो p विल बिकम -6। डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। -1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। इनमें से कौन सी इनइक्वालिटी का ये सॉल्यूशन होगा? तो याद रखिएगा, हम x की जगह -1 डालेंगे, y की जगह भी -1 डालेंगे। x और y दोनों की जगह -1 डालने से अगर रिजल्टिंग स्टेटमेंट ट्रू आ गई तो ये सोल्यूशन बन जाएगा, अगर रिजल्टिंग स्टेटमेंट फॉल्स आ गई तो ये सोल्यूशन नहीं बनेगा। अब हम बारी बारी चारों ऑप्शंस को ट्राई करते हैं। x की जगह -1, y की जगह -1 और देखते हैं रिजल्टिंग स्टेटमेंट क्या बनती है। ये हो गया 4 -3, 1 इज लेस देन 0, 1 0 से लेस नहीं होता, ग्रेटर होता है, लेकिन ये लिखा हुआ है लेस होता है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो ऑप्शन ए का सोल्यूशन नहीं है -1 -1। अब इसको ऑप्शन बी को ट्राई करते हैं। x की जगह -1 डाला,
y की जगह -1 डाला और देखते हैं रिजल्टिंग स्टेटमेंट क्या आती है। ये भी गलत है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। तो -1 इसका भी सोल्यूशन नहीं हो सकता। इसमें हम चेक करते हैं, x की जगह -1, y की जगह भी -1, ये सॉरी माइनस है, तो ये बनता है -2 -1 लेस देन 1, तो -3 इज लेस देन -1, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो -1 इसका सोल्यूशन होगा, हमें ऐसे लग रहा है, लेकिन स्टिल आपने डेल्टा ऑप्शन जरूर वेरीफाई करना है कि ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तसल्ली जरूर करनी है आपने अपनी। तो ये बना -2 + 1, तो नजर आ रहा है आपको -1 इज ग्रेटर देन 10, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो तीन ऑप्शंस फॉल्स हैं, एक ट्रू है, सो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली ऑप्शन। What is the length of tangent drawn from -1, 2 to the circle? यहाँ पे मैं आपको बेसिकली सबसे पहले एक फॉर्मूला बता दूं कि किसी टेंजेंट की लेंथ कैसे मालूम की जाती है सर्कल के लिए। अगर आपके पास सर्कल की ये इक्वेशन गिवन हो जिसमें x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स 1 1 हो, 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, और वो टेंजेंट जो इस पॉइंट x1, y1 से पास कर रहा है, तो उस टेंजेंट की लेंथ मालूम करने के लिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। आपने इस इक्वेशन में x की जगह x1 पुट कर देना है, y की जगह y1 पुट कर देना है गिवन पॉइंट, वही x की जगह x1, y की जगह y1। ऐसा करने से ये जो रिजल्टिंग स्टेटमेंट आएगी, एक्सप्रेशन आएगा, इसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम जरा इसको फाइंड करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। देखो x1 इज इक्वल टू -1 और आपके पास y1 इज इक्वल टू 2, तो ये वैल्यूज डाल दो, -1 का स्क्वायर +1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक है, और 2g यानी यहां पे वैल्यूज डाल रहे हो ना आप, ये इक्वेशन आपको गिवन है, तो x1 की जगह आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -1, और 2y इसकी जगह आप क्या डालोगे, 2 डालोगे, और c यहाँ पे है ही नहीं तो 0 आएगा। अब इसको हम देख लेते हैं ये बनता क्या है। ये तो दोनों हो गए ना, 1 + 4 5 हो गए, ये हो गया -4 और ये हो गया 4, इसका आंसर बना √5, तो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन एलिप्स। यहां पे एमसीक्यू से पहले जरा मैं कुछ पॉइंट्स आपको नोट करवा दूं, ये जरूर लिख लीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इलिप्स के जो लेटेस्ट रेक्टम होती है, मैं सारे फॉर्मूले एक ही जगह पे आपको लिखवाना चाह रहा हूं। इलिप्स के लिए जो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है वो होती है इक्वल टू 2b² डिवाइडेड बाई a। इसी तरह हाइपरबोला की भी सेम फॉर्मूला होता है, हाइपरबोला के लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ होगी वो भी सेम होगी, 2b² डिवाइडेड बाई a। और तीसरा आपने याद रखना है, पैराबोला की डिफरेंट है, पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ होती है वो होती है इक्वल टू 4 टाइम्स a। ये अब एलिप्स की गिवन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो याद रखिएगा, स्क्वायर के नीचे ये जो छोटा नंबर है, बड़ा नंबर होगा, इसको आपने a के इक्वल सपोज करना है, और दूसरी जगह पे स्क्वायर के नीचे जो छोटा नंबर होगा उसको b के इक्वल लेते हुए ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में डालेंगे और रिजल्ट बन जाएगा। तो अब हम देखते हैं, लेटेस्ट रेक्टम एलिप्स की बात हो रही है, मैंने फॉर्मूला बताया 2b²/a, तो b² की जगह आपके पास आ जाएगा 10 का स्क्वायर, और नीचे a की जगह आपके पास आ जाएगा 20। इसको हम देख लेते हैं क्या आंसर बनता है। 10 का स्क्वायर आ गया 100 और नीचे 20, तो 20 5s are 100 होते हैं और 5 2s are 10, so delta option is the correct option. Which of the following is an equation of a parabola with focus 0,5 and vertex this? वर्टेक्स को देखकर बिल्कुल भी पता नहीं चलता ये पैराबोला कैसा होगा। अगर आप लोगों ने चैप्टर 6 को स्टडी किया है तो आप लोग जानते होंगे कि पैराबोला 4 टाइप्स का होता है। इस शक्ल का भी बन सकता है, इस शक्ल का भी बन सकता है, इस शक्ल का भी बन सकता है, इस शक्ल का भी बन सकता है। अब कैसे पता चलेगा कि इन चारों में से कौन सा बन रहा है? तो ये बड़ा आसान है। आप देखो जो फोकस है, ये पहली बात, फोकस को देखने से, फोकस को ऑब्जर्व करने से पता चलेगा। फोकस का x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट नॉन जीरो है, तो जोन सा कोऑर्डिनेट नॉन जीरो होगा, इसकी डायरेक्शन उसी एक्सिस की जानिब होगी। यानी अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो इसका y कोऑर्डिनेट आपने देखा नॉन जीरो है, इधर कहीं पे होगा 5, तो ये उसकी तरफ ओपन होगा ऐसे, ठीक है। यानी
Non-zero coordinate is actually the axis of the parabola. So y-axis is the axis of parabola in this question. अब मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, अगर इसका एक्सिस y-axis है, अगर इसका एक्सिस y-axis है तो y की पावर लीनियर होगी और दूसरी जगह पर x की पावर क्वाड्रेटिक होगी 2। फिर याद रखिएगा इसका फॉर्मूला कि y माइनस k होता है 4a इज इक्वल टू x माइनस h होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बेसिक आप याद रखिएगा, ठीक है। यानी x वाली टर्म की पावर 2 होगी और उसका जो एक्सिस है y एक्सिस उसकी होल पावर 1 आएगी। अब आप देख लो, ये आपके पास वर्टेक्स बेसिकली होता है h कॉमा k, h और k दोनों 0 0 हैं और ये जो फोकस होता है, फोकस का स्टैंडर्ड फॉर्म होती है 0 कॉमा a को इक्वल टू 5 लेते हुए h k को इक्वल टू 0 लेते हुए हम वैल्यूज डाल देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। a की जगह सॉरी यहाँ 5 आना तो 4 क्रॉस 5 तो y माइनस 0। तो रिजल्टिंग इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 0 स्क्वायर x स्क्वायर 4 5 20 होगा और y। सो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ अ कॉनिक। ये मैं आपको बता दूं एक्सेंट्रिसिटी के हवाले से कि सर्कल की एक्सेंट्रिसिटी हमेशा इक्वल टू 0 होगी, पैराबोला की एक्सेंट्रिसिटी हमेशा इक्वल टू 1 होगी, जो आपके पास इलिप्स है इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी हमेशा आपके पास होगी लेस देन 1, और नंबर 4 जो आपके पास लास्ट शेप होती है हाइपरबोला उसकी एक्सेंट्रिसिटी हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि एक्सेंट्रिसिटी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है इन दोनों शेप्स के लिए वो फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू A टाइम्स E। डिफरेंस कहां पे आता है, वैल्यू में, मैग्नीट्यूड में। इसका मैग्नीट्यूड लेस देन 1 होगा, इसका ग्रेटर देन 1 होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो है, आप इसको डिवाइड करो 9 पे, राइट साइड 1 होनी चाहिए, राइट साइड क्या होनी चाहिए 1। उसके लिए जरूरी है डिवाइड बोथ साइड्स बाय 9, तो ये चीज मिल जाएगी आपको। फिर आप इस 9 को नीचे लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, स्क्वायर की शक्ल में एक्सप्रेस करना है आपने इसको। तो इन दोनों में से किसी एक नंबर को आप ए कह सकते हो, इधर जो आ रहा हो और इधर जो आ रहा हो। इस क्वेश्चन में दोनों इत्तेफाक की बात है, इक्वल है, तो यहां से पता चला a इज इक्वल टू 3। c अननोन है, तो c के लिए फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, आपने याद रखना है। c का फॉर्मूला है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं, इत्तेफाक की बात है a भी 3 है और b भी 3 है, तो c स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 18। आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट यू विल गेट 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2। क्लियर। अब c भी है हमारे पास, a भी है, तो एक्सेंट्रिसिटी इजीली आ जाएगी। ये a नीचे डिवाइड कर दो आप, तो e इज इक्वल टू c बाय a। तो c क्या है आपके पास इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 2 और नीचे a क्या है आपके पास 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर विल बी स्क्वायर रूट 2। सो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ q these two vectors are parallel। आपने q की ऐसी वैल्यू गेस करके फाइंड करके दिखानी है जिसको यहाँ पे अगर पुट किया जाए तो ये रिजल्टिंग वेक्टर और ये फर्स्ट वेक्टर्स दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। तो याद रखिएगा, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों a जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a1 a2 a3, और इसके साथ अगर हमारे पास एक और वेक्टर आ जाए b जिसके कोऑर्डिनेट्स हों b1 b2 एंड b3, तो फिर a और b की जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो एक्सपेंड होती है इस डिटर्मिनेंट के मुताबिक। यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट ऐसा होता है कि इसकी फर्स्ट रो में i j और k लिखते हैं, सेकेंड रो में ये वेक्टर आ जाएगा a1 a2 a3, और फिर थर्ड रो में ये हम लिखेंगे यानी b1 b2 एंड b3। ये तो होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला या स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। अब हम इसमें अपने क्वेश्चन की वैल्यूज को डाल के इक्वल टू 0 करेंगे इस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 आपने क्यों करना है, क्योंकि ये वेक्टर्स पैरेलल हैं और पैरेलल वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आती है। मैं यहाँ पे आपको ये नोट की शक्ल में बात बता देता हूँ, याद रखिएगा।
if A is parallel to B, if A and B are parallel vectors, then their cross product is equal to 0. तो अब हम इसको यूज करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, जरा अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो में आएगा I, J एंड K। सेकेंड रो में ये लिखेंगे 1 - 3 and 4, 1 - 3 and 4, और थर्ड रो में ये लिखेंगे Q9 and -12, Q9 and -12। फिर इस डिटर्मिनेंट को हमने करना है एक्सपेंड, इसको हम R1 से एक्सपेंड कर देते हैं, तो आएगा ये I, इसके साथ 2/2 का डिटर्मिनेंट लिखेंगे हम, और इसमें एलिमेंट्स आएंगे -3, 4, 9 एंड -12। ये डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं ये आप लोग फर्स्ट ईयर में सीख चुके हो, मैं इधर इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। J के साथ आ जाएगा 1, 4, Q एंड -12, तो ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आखिर में K में हम लिखेंगे 1, -3, Q एंड 9। अब आप जरा गौर करो, ये सारे को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें हमें, ठीक है। हमने सिर्फ उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है जिसके पास Q हो। फर्स्ट वाले के पास Q नहीं है, इसको इग्नोर कर दो। सेकंड वाले के पास Q है, या तो आप इसको सॉल्व कर लो या आप थर्ड वन को सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी है। हम सेकंड को भी इग्नोर कर देते हैं क्योंकि आंसर हमेशा सेम ही आता है, तो हम खाली थर्ड वन को करते हैं कंसिडर, और ये है इक्वल टू 0 वेक्टर, याद रखिएगा। तो इनको जरा आप एक्सपेंड करो, डिटर्मिनेंट को 9 × 1 होता है 9, और फिर ये Q × -3 ये हो जाएगा +3Q, और साथ में ये आ जाएगा आपके पास K इज इक्वल टू 0 वेक्टर की। आपको याद है कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स 0 होते हैं, 0I, 0J एंड 0K। हमने खाली K कंपोनेंट कंसिडर किया हुआ है, तो यहां से K का कंपोनेंट और यहां से K का कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट्स इक्वल आएंगे, यानी 9 + 3Q विल बी इक्वल टू 0। यहां से ये जो 9 है राइट साइड पे जाके -9 होगा, और आफ्टर डिविजन बाय 3 you will get Q as -3, so right option is Charlie option। अब नेक्स्ट एमसीक्यू पे जाने से पहले मैं जरा ये सारी इंक्रेज कर देता हूँ। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑनटू दिस वन। तो यहाँ पे मैं जरा आपको फॉर्मूलाज बता दूं। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हों A और B, तो उनकी प्रोजेक्शन, किसी एक वेक्टर की प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A अलॉन्ग वेक्टर B, ये इक्वल होती है दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय, देखो जो सेकंड वेक्टर होता है जो along के वर्ड के बाद आता है, along के वर्ड के बाद कौन है, B है, तो जो सेकंड नंबर पे वेक्टर B होता है उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह एक और फॉर्मूला आप देख लो, अगर मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B along वेक्टर A, अब जो है सेकंड वेक्टर कौन बन गया, along के बाद कौन आया है, A, तो अब A का मैग्नीट्यूड जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी अब हम A के मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास वेक्टर A जो है वो हम मान लेते हैं हमारे पास इक्वल है I + 0J - K। ये जो वेक्टर है इसके पास J मिसिंग था तो हमने 0 लिख दिया। इसी तरह जो सेकंड वेक्टर है इसको हम B के साथ रिप्रेजेंट करवा देते हैं, 0I हो जाएगा, ये +J होगा और +K हो जाएगा। अब हमें चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A along वेक्टर B। आप देखो इस फर्स्ट फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज डाल देते हैं, इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लेनी है आपने, तो डॉट प्रोडक्ट में I कंपोनेंट को I के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये 0 हो जाएगा, फिर J कंपोनेंट को J के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये भी 0 हो जाएगा, और आखिर में K कंपोनेंट को K के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो -K × K क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए आप, K डॉट K का आंसर आता है 1, तो ये -1 हुआ, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -1 होल डिवाइडेड बाय B का मैग्नीट्यूड। B का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, I कंपोनेंट की कोएफिशिएंट का स्क्वायर, J कंपोनेंट का स्क्वायर और K कंपोनेंट का स्क्वायर, तो ये होगा 0²
1 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में बना -1, डिनोमिनेटर में बना 1 का स्क्वायर 1, तो ये बन गया -1 by square root 2। सो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।